हाय एवरीवन, कूलाम लॉ से रिलेटेड ये हमारा चौथा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम कूलाम लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, इस बात को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे कि कूलाम और थॉमसन के बीच में पेरिस में हुए एक चर्चे के बारे में हम लोग उससे पहले जानेंगे। उस चर्चे से ही कूलाम ने जो अपना लॉ बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पब्लिक किया था। देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि एक शाम कूलाम और थॉमसन पेरिस के एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते अचानक कूलाम ने क्या किया कि अपना जो पॉइंट चार्ज और 2 पॉइंट चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर किया था उसके बारे में थॉमसन को बताना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त थॉमसन, मैंने 2 पॉइंट चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट किया है। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 उन 2 पॉइंट चार्जों का मैग्नीट्यूड है, R उन दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस है। इस फोर्स को अगर हम चाहें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है। ये एप्सिलॉन नॉट स्पेशली इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होती है। ये सारी चीज़ें कूलाम अपने दोस्त थॉमसन को बता रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तभी थॉमसन ने क्या किया कि सारी बातों को आराम से सुनने के बाद में कूलाम से एक सवाल पूछा। कूलाम से उन्होंने ये सवाल पूछा कि कूलाम, आपकी बातें हमें अधूरी लग रही हैं। 2 पॉइंट चार्जों के बीच में जब आपने इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है तो हमें और आपको ये बात पता होना चाहिए कि न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर कोई फोर्स कहीं लग रहा हो तो उसका एक मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन होता है। यानी फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। आपने इन 2 इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में मैग्नीट्यूड को तो कैलकुलेट कर लिया है। इन दोनों चार्जों के बीच में जो इन 2 चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में आपने अभी हमें कुछ नहीं बताया। कूलाम थॉमसन की इस बात को सुनने के बाद में कुछ देर खामोश रहे। खामोश रहने के बाद में कूलाम ने क्या कहा कि सॉरी, मुझे डायरेक्शन के बारे में इन 2 चार्जों के कुछ नहीं पता है अभी, क्योंकि मैंने इस पर अभी काम नहीं किया है। थॉमसन ने कहा कि आपने तो इन 2 चार्जों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया है यही बहुत बड़ी चीज़ है। आप हमसे कुछ समय ले लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, लेकिन हमें इन 2 चार्जों के बीच का जो इन दोनों चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ में अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करके बता दीजिए तो ये जो आप कूलाम लॉ, ये जो अपना लॉ बनाए हैं कूलाम लॉ, ये शायद कंप्लीट हो जाए। तो कूलाम ने कहा कि ठीक है, मैं जल्द ही इसके बारे में रिसर्च करके, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करके और इसका एक थ्योरेटिकल फॉर्म आपको पेश करूँगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद में कूलाम क्या किए कि कूलाम ने थॉमसन से कहा कि ठीक है, हम आपके द्वारा दिए गए टाइम में हम अपने इस प्रॉब्लम पर एक्सपेरिमेंट और इस प्रॉब्लम पर थोड़ा सा काम करेंगे और ज़रूर इन 2 चार्जों के बीच के डायरेक्शन को, इन 2 चार्जों के बीच में लग रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के बारे में हम मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको एक्सपेरिमेंटली लाने की कोशिश करूँगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करूँगा। ये बात कंप्लीट होने के बाद में कूलाम उठे और सीधा अपने घर की तरफ आए। रात में वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए गए, लेकिन इत्तेफाक से पूरी रात थॉमसन की ये क्वेश्चन उनको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही थी। उनको इस क्वेश्चन को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई और वो इसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे कि आखिर उन 2 चार्जों के बीच का मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होगा, कैसे हम उसके डायरेक्शन को निकालेंगे। रात भर नींद ना आने के बाद में सुबह हुई। कूलाम क्या किए कि सारे कामों को छोड़ करके उन्हें जो क्वेश्चन थॉमसन ने दिया था उस क्वेश्चन के आंसर को पाने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया कि 2 चार्ज लिए, 2 चार्ज दोनों का नेचर सेम था, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज लिए। इन 2 चार्जों को एक सीधी लाइन में क्या कर दिया, रख दिया। अपने टेबल पर एक सीधी लाइन खींची, उस लाइन में इन 2 चार्जों को रख दिया। उन्होंने क्या किया कि एक चार्ज को किसी तरीके से एक जगह पे स्टेबल कर दिया, किसी तरीके से इसको फिक्स कर दिया, और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या किया कि अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके आए। जब इस पॉजिटिव चार्ज को इस फिक्स पॉजिटिव चार्ज के करीब में लेके आए तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इसको बाहर की तरफ क्या कर देता था, धक्का मार के, मतलब पुश कर देता था इसको, उसी तरफ अपना एक फोर्स लगाकर
इसको ये फिक्स वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को बाहर की तरफ धक्का दे देता था या पुश कर देता था या ढकेल देता था। फिर क्या किए, हुआ क्या कि कूलाम ने क्या किया कि अपने टेबल पर एक सीधी लाइन खींची, उस सीधी लाइन में 2 पॉइंट चार्जों को रखा। एक पॉइंट चार्ज को फिक्स कर दिया, दूसरे पॉइंट चार्ज को मूवेबल बना दिया, यानी ये घूम सकता था, ये आगे पीछे हो सकता था। कूलाम ने क्या किया कि एक एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लगाकर इस चार्ज को इस चार्ज के करीब में लाने की कोशिश की। जब इस चार्ज को इस चार्ज के करीब में लाया तो ये चार्ज ने क्या किया कि इस चार्ज पे फोर्स लगाया और इसे बाहर की तरफ धक्का दे दिया या बाहर की तरफ इसे पुश कर दिया। यानी ये चार्ज इस पर एक फोर्स लगाया और ये जो चार्ज था, इस चार्ज के फोर्स की वजह से इस एक यहाँ जब लाया गया तो ये एक सीधी लाइन में जाकर यहाँ रुक गया। यानी यहाँ पर इस चार्ज का इफेक्ट ख़त्म हो गया और यहाँ पे फोर्स ख़त्म हो गई और ये जाकर यहीं पे रुक गया। फिर क्या किया कूलाम ने, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अब इस चार्ज को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। पहले उन्होंने इस चार्ज को फिक्स रखा था, अब इस चार्ज को फिक्स रखा और इस पर इसको क्या कर दिया, मूवेबल बना दिया। ये अब मूव कर सकता था, आगे पीछे आ और जा सकता था। फिर उन्होंने क्या किया, एक फोर्स F एक्सटर्नल लगाया। F एक्सटर्नल लगाकर इस चार्ज को इस चार्ज के करीब में लाने की कोशिश की। जब इस चार्ज को इस चार्ज के करीब में लाया तो ये चार्ज इस चार्ज को जब फिक्स किया और इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाया तो ये चार्ज इस तरफ मूव हुआ और जब यहाँ पे आया तो इस चार्ज ने क्या किया, इस चार्ज पर एक अपना फोर्स लगाया F और ये चार्ज यहाँ से क्या हुआ, अपने आप पुश होकर यहाँ पर चला आया, यानी अपने आप एक धक्का महसूस किया और यहाँ पर आकर रुक गया। तीसरी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दोनों चार्जों को मूवेबल बनाया और एक दूसरे के करीब में लाया, यानी F एक्सटर्नल फोर्स लगाकर एक दूसरे के करीब मिलाए। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट से क्या हुए, उसी लाइन में जिस लाइन को कूलाम ने बनाया था उसी लाइन में एक दूसरे से क्या हुए, दूर भागे। इन तीनों एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में कूलाम ने क्या देखा, कूलाम ने ये चीज़ देखी कि उन्होंने ये देखा कि ये जो चार्ज होती है एक दूसरे पे जो फोर्स लगाती है वो फोर्स और उस फोर्स का डायरेक्शन और इन दो चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन का डायरेक्शन दोनों क्या है, एक ही हैं। तब उन्होंने ये रिजल्ट मिला कि जो इन दो चार्जों के बीच में फोर्स लगता है उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन होती है, लाइन ज्वाइनिंग, ये क्या है, ये लाइन ज्वाइनिंग है। लाइन ज्वाइनिंग इस लाइन ज्वाइनिंग की क्या होती है, एक्रॉस होती है। यानी कूलाम इस आउटकम पर पहुंचे कि इन दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगती है उसका डायरेक्शन और इन दो चार्जों को जो जोड़ती है लाइन वो दोनों क्या है, सेम है। यानी इन चार्जों का जो डायरेक्शन होता है वो लाइन ज्वाइनिंग के ही अक्रॉस होता है। यानी जब ये इस पर फोर्स लगाती है तो ना तो ये इस तरफ जाता है ना तो ये इस तरफ जाता है, ये किस तरफ जाता है, ये सीधा जाता है और जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसी पर सीधा चलता हुआ जाता है। इस निष्कर्ष पर कूलाम पहुंचे और कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने ये निष्कर्ष निकाला कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, उनकी लाइन ज्वाइनिंग, जिस लाइन ज्वाइनिंग से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस लाइन ज्वाइनिंग क्या होती है, इन दो चार्जों के फोर्स का डायरेक्शन भी होती है। यानी कूलाम ने ये निष्कर्ष निकाला कि दो चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका डायरेक्शन उनकी लाइन ज्वाइनिंग, यानी दोनों चार्जों को जो लाइन जोड़ रही है उस लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस होती है ना। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब क्या किया कि कूलाम ने क्या किया, रात भर पूरा दिन तो ये किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट, रात भर उन्होंने क्या किया कि इस डायरेक्शन का मैथमेटिकल एनालिसिस किया और मैथमेटिकल एनालिसिस करने के बाद में वो सुबह क्या हुई, अपने दोस्त से मिले। अपने दोस्त टॉमसन से मिलने के बाद में क्या किए, रात भर उन्होंने डिस्कशन किया और डिस्कशन के बाद में सुबह अपने दोस्त टॉमसन से मिले। टॉमसन से मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि मुबारक मेरे भाई, मुझे उन दो चार्जों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने डायरेक्शन भी उसका पता कर लिया। तो टॉमसन थोड़ा सा क्या हुए कि सरप्राइज हुए कि इन्होंने एक ही रात और एक ही दिन में इसका डायरेक्शन और इसका मैथमेटिकल एनालिसिस दोनों कर लिया है। टॉमसन ने कहा कि चलो मुझे बताओ कि आपने क्या क्या किया है, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया है। तो कूलाम ने क्या किया कि अपना जो वो एक्सपेरिमेंट मेज पर एक जो लाइन खींची थी उस लाइन का पूरा प्रोसेस बताया, उसकी पूरी कहानी टॉमसन को बताई। उसके बाद में उन्होंने जो मैथमेटिकल एनालिसिस किया था उसको बताना स्टार्ट किया। उन्होंने पेपर और पेन निकाला। पेपर और पेन निकालने के बाद में टॉमसन को समझाना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि मान के चलिए हमारे पास दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, ये कहाँ हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं।
अब आपको इन दोनों फोर्सों के बीच में जो इन दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ऑब्जर्व करना है। उस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए। मैंने आपको एक पॉइंट ओ दिया, ओ पर आप क्या हो जाइए, खड़े हो जाइए। तो यहाँ पर क्या हुए, हमारे टॉमसन भाई खड़े हो गए। टॉमसन भाई खड़े होने के बाद में कूलाम खुद आकर Q1 चार्ज पर खड़े हो गए। अब टॉमसन को वो आवाज़ दे रहे हैं कि टॉमसन भाई ये बताइए कि ये जो Q1 चार्ज है उसका पोजीशन क्या है। तो टॉमसन ने कहा कि इसका पोजीशन जो है वो है R1, यानी Q1 की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टॉमसन या O, विद रिस्पेक्ट टॉमसन या O के अगर हम देखें Q1 की जो पोजीशन है वो R1 है। फिर कूलाम क्या हुए कि कूलाम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पर जब कूलाम खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि देख टॉमसन भाई, ये जो चार्ज है, ये Q1 जो चार्ज है ये प्लस Q1, ये चार्ज क्या कर रहा है, ये प्लस Q2 चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है। अब चूंकि दोनों का नेचर सेम है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसे पुश करेगा तो इस पर क्या होगा, बाहर की तरफ एक बल महसूस होगा या बाहर की तरफ एक फोर्स महसूस होगा। अब ये जो फोर्स है वो F है। तो उन्होंने कहा कि टॉमसन ने कहा नहीं, इतने से काम नहीं चलेगी, आपको ये बताना है कि ये फोर्स किस पर लग रहा है, किस चार्ज पर और किसकी वजह से लग रहा है। तो कूलाम ने कहा कि देख मेरे भाई, ये जो फोर्स है वो दूसरे वाले चार्ज पर लग रहा है, यानी Q2 पर लग रहा है। यानी फोर्स जो है वो दूसरी बॉडी पर दूसरे चार्ज पर Q2 पर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है, पहले चार्ज की वजह से, यानी Q1 की वजह से लग रहा है। तो हम इस फोर्स को नाम देंगे F21, जो चार्ज Q2 पे लग रही है। Q2 पर प्लस Q2 पर लगने वाली चार्ज जो है वो है F21। अब क्या हुआ कि टॉमसन ने कहा कि ठीक है, ये बात सही है। फिर क्या हुए कि फिर टॉमसन ने कहा कि एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है। तो कूलाम ने कहा कि R लिख लीजिए। तो कूलाम ने कहा नहीं, इसको बताने से पहले आप ये बताइए कि मैं इस चार्ज पर चला आता हूँ। कूलाम फिर क्या हुए कि इस चार्ज पर आए। इस चार्ज पर आने के बाद में टॉमसन से फिर पूछा कि टॉमसन बताइए कि इस चार्ज की पोजीशन क्या है आपके रिस्पेक्ट में या पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। तब टॉमसन ने कहा, ये टॉमसन है और ये कौन है, कूलाम है। C फॉर कूलाम और T फॉर टॉमसन, ये टॉमसन है। टॉमसन ने कूलाम से कहा कि हम ये जो इस चार्ज का जो पोजीशन है वो कितना है, R2 है। क्या है, R2। कूलाम ने टॉमसन से पूछा कि बताइए प्लस Q2, यानी ये दूसरा चार्ज है, ये पहला चार्ज है, तो इस दूसरे चार्ज का पोजीशन बताइए आप अपने रिस्पेक्ट में या पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। तब टॉमसन ने कहा कि जो हमारे रिस्पेक्ट में इस पॉइंट चार्ज का जो पोजीशन है वो है R2। फिर ये कूलाम दौड़े दौड़े यहाँ पर आए। वो पहले चार्ज पर खड़े हुए और पहले चार्ज पर खड़े होने के बाद में उन्होंने कहा कि देख भाई, इन दोनों चार्जों के बीच का जो सेपरेशन होगा, हमें अगर इन दो चार्जों के बीच में लग रहे फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, इन दो चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं बताना पड़ेगा, हमें यहाँ पर उसको छोड़कर इन दो चार्जों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसको बताना पड़ेगा। टॉमसन ने कहा कि वो क्या होता है। तो कूलाम ने बताया कि देखो भाई मेरे, ये जो फोर्स लग रहा है पहले चार्ज की वजह से, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स F21 जो है वो फोर्स लग रहा है, किस चार्ज की वजह से लग रहा है, पहले चार्ज की वजह से लग रहा है। किस चार्ज पर लग रहा है, दूसरे चार्ज पर, यानी प्लस Q2 पर लग रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे R1 माइनस इस वाले में से, हम देखो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे हैं तो हम लिखेंगे R1 का पोजीशन माइनस R2 का पोजीशन। अब यानी इन दो चार्जों के बीच में सेपरेशन इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R1 माइनस R2। यहाँ पे हम R अब नहीं रखेंगे, इस फोर्स को जब निकालेंगे तो हम R नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, इस फोर्स का वेक्टर निकाल रहे हैं, यानी डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो डायरेक्शन ये मैं बताते वक्त ये भी बताना पड़ेगा, जो सेपरेशन है, सेपरेशन का जो वेक्टर फॉर्म है यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। इस पोजीशन वेक्टर में से इस पोजीशन वेक्टर को हमने घटा दिया तो, और उसका क्या है, डायरेक्शन क्या है, F क्या है कि चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ है। अब क्या हुआ कि टॉमसन ने कहा कि ठीक है, हमारे समझ में तो इतनी बात आ गई। फिर कूलाम क्या किया कि यहाँ से दौड़े दौड़े इस चार्ज पर आए। इस चार्ज पर आने के बाद में उन्होंने कहा कि बताइए टॉमसन, हमारा जो पोजीशन है वो क्या है। तो टॉमसन ने कहा कि भाई कूलाम आपका पोजीशन R2 है। फिर क्या हुआ कि कूलाम ने कहा कि देखो ये चार्ज जो है इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा है,
क्यों लगा रहा है? क्योंकि ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है। और न्यूटन ने ये बात कही थी कि फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है कि एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पर कुछ फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे क्या करती है, फोर्स लगाती है। यानी फोर्स जो क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ की वजह से क्या करेगा, ये चार्ज जो होगा इस चार्ज पर भी फोर्स लगाएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके मतलब एकदम डायरेक्शन के एकदम इस फोर्स के डायरेक्शन के एकदम अपोजिट होगा। और इन दो चार्जों को जो मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग है, उस लाइन ज्वाइनिंग के क्रॉस ही होगी या एलॉन्ग ही होगी, उन दो चार्जों के लाइन ज्वाइनिंग के एलॉन्ग होगी। अब क्या हुआ कि इस चार्ज पर फोर्स ये चार्ज जो है इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है। यानी फोर्स किस चार्ज पर लग रहा है, पहले वाले चार्ज पर लग रहा है। फोर्स जो है वो पहले वाले चार्ज पर लग रहा है। किस चार्ज की वजह से लग रहा है, दूसरी चार्ज की वजह से लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फोर्स जो है F12 है ना, समझ में आए? तो ये अगर हम कहें कि F21 तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज की वजह से। अगर हम कहें F12 तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स पहले चार्ज पर दूसरी चार्ज की वजह से। अब टॉमसन ने कहा कि इसके बीच का सेपरेशन आपको कैसे निकालना आप कैसे बताएंगे? तो कूलाम ने कहा कि देखो भाई, हम इन दोनों चार्जों के बीच में तो डिस्टेंस रख नहीं सकते हैं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड यानी आर रख नहीं सकते हैं। हमें इस फोर्स को बताने के लिए इस फोर्स का भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना पड़ेगा। टॉमसन ने कहा यही बात सही है। फिर क्या हुआ कि कूलाम ने क्या किया कि टॉमसन को बताया कि देख भाई, हमारा पोजीशन ये है, हम जा इस पर रहे हैं, तो इस वाले में से अगर हम इसको घटा दें, नहीं सॉरी, इस वाले में से इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें। इस पोजीशन वेक्टर में से R2 वाले पोजीशन वेक्टर में से R1 पोजीशन वेक्टर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, F12 जो फोर्स है F12 यानी फोर्स पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से, उसका क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा, यानी R2 माइनस R1। कूलाम टॉमसन के पास आए, इसके पास आए कौन, कूलाम। उन्होंने कहा कि देखो, हमने जितनी बातें आपको इस ग्राफ से समझा दी हैं उतनी बातों को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक जगह पे। टॉमसन ने कहा कि ठीक है, हम इस बात को नोट कर रहे हैं। देखिए, जब कूलाम ने टॉमसन से कहा कि इन सारी चीज़ों को नोट कर लिए, तो टॉमसन क्या किए कि कुछ इस तरीके से इन सारी डिटेल्स को क्या कर लिया, एक जगह पे लिख लिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उन्होंने जिसमें उन्होंने R1 को क्या लिखा, सॉरी यहाँ देखिए, R1 को उन्होंने लिखा कि पोजीशन, R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। इस चार्ज Q1 का क्या है, पोजीशन है, कहाँ से है, पॉइंट O से, या टॉमसन की स्थिति से, टॉमसन की पोजीशन से चार्ज की पोजीशन है R1। R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज इस चार्ज Q2 का क्या है, पोजीशन वेक्टर है R2। F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी फोर्स जो है, सॉरी यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स चार्ज 1 पर किसकी वजह से, चार्ज 2 की वजह से, है ना। यहाँ पे क्या है कि फोर्स F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ये इसको आसानी से पढ़ने और याद रखने का तरीका यही है कि जो पहले लिखा है उसी पर फोर्स लग रहा है, और जो पीछे लिखा है उसी की वजह से लग रहा है। यानी यहाँ पे जो फोर्स लिखा है F21 यानी फोर्स जो है दूसरे पर लग रहा है, किसकी वजह से, पहले की वजह से लग रहा है। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, ये लिखा R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम Q1। ये जो है देखिए R1 माइनस R2 ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, किसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, Q2 का है, क्योंकि फोर्स F21 फोर्स जो हमें कैलकुलेट करना है, यानी फोर्स का डायरेक्शन जो कैलकुलेट करना है, उस फोर्स का वो फोर्स है F21। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा R1 माइनस R2। अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ चार्ज से लेकर जब यहाँ की चार्ज की तरफ आएंगे इस फोर्स की वजह से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा R1 माइनस R2। अब क्या हो जाएगा, दूसरा टॉमसन ने क्या लिखा, R2 माइनस R1। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 फ्रॉम Q1 फ्रॉम Q2। R1 माइनस R2 का मतलब हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ चार्ज Q फ्रॉम Q1, यानी जो पीछे लिखा है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, और किसकी वजह से है, कहाँ से है, ये R1 से है, R1 से या चार्ज Q1 से है। समझ में, इतनी सारी चीज़ों को क्या कर लिया, टॉमसन ने क्या कर लिया, एक पेपर पे नोट कर लिया उस ग्राफ से, जो मैथमेटिकल या
रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कर लिया, इस पर नोट कर लिया। नोट करने के बाद में कूलाम ने कहा कि देखिए भाई, आपने कहा था कि हम फिजिक्स पढ़े हैं, तो फिजिक्स आपने पढ़ा है तो आपने यूनिट वेक्टर का नाम सुना होगा, यूनिट वेक्टर। इसके बारे में ज़रा हमको बता दीजिए कि क्या होता है। तो टॉमसन ने कहा कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ होता है। कोई वेक्टर है, मान के चलिए कोई वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि उस वेक्टर को लिख देंगे और उसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। यही क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी यूनिट वेक्टर इज नथिंग, यूनिट वेक्टर का मान 1 होता है। यूनिट वेक्टर को आप लिख लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर को लिख लीजिए, उस वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वही उसकी क्या हो जाती है, यूनिट वेक्टर हो जाती है। इतनी चीज़ें समझ में आई गई। तो कूलाम ने कहा कि देख भाई, हम किसी भी क्वांटिटी की अगर हम किसी भी क्वांटिटी का अगर हम डायरेक्शन बताना चाहे मैथमेटिकली, तो हम क्या करेंगे कि उस क्वांटिटी, मान के चलिए हमारे पास कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का हमें क्या कर बताना है, डायरेक्शन बताना है मैथमेटिकली। तो हम क्या करेंगे, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो आएगा, उस मैग्नीट्यूड में हम क्या करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे तो फिर टॉमसन ने कहा कि जैसे एग्जांपल दीजिए। तो कूलाम ने कहा कि देख, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है उसके डायरेक्शन के साथ में, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी का आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए और मैग्नीट्यूड को उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट वेक्टर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो उस तरीके से क्या हो जाएगा, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट हो जाएगी, डायरेक्शन के साथ में हो जाएगी। टॉमसन ने कहा कि हमें एग्जाम्पल दीजिए। तो उन्होंने कहा एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको जो समझा रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसी में चलिए आइए आप। अब आपको क्या करना है, आप एक पेपर और पेन लीजिए और फोर्स को निकालिए। F12 को निकालना है और F21 को निकालना है, मैथमेटिकली निकालना है और डायरेक्शन के साथ में निकालना है। तो कूलाम ने कहा कि ठीक है, टॉमसन ने कहा ठीक है। टॉमसन ने क्या किया कि F12 को लिखा और F21 को लिखा। कूलाम ने कहा कि ठीक है, आप इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते चलिए जो मैं बता रहा हूँ। कूलाम ने कहा लिखिए F12 यानी फोर्स पहले वाले चार्ज पर ड्यू टू दूसरे चार्ज की वजह से। फिर उन्होंने कहा लिखा K लिखिए, Q1 लिखिए, Q2 अपान। अब यहाँ पर जब आप आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। किसका, इस फोर्स का, फोर्स 1 2 का। तो इस फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, देखिए इस वाले चार्ज के लिए, इस चार्ज का हम क्या कर रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। और इस चार्ज पर जो लग रहा है फोर्स, पहले वाले चार्ज पर दूसरे वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उसका हम क्या निकाल रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी उस फोर्स को डायरेक्शन के साथ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए फोर्स 1 पे ड्यू टू दूसरे की वजह से बराबर K Q1 Q2 अपान। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। तो इस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1। क्या है, R2 माइनस R1। अब इसका हम क्या लिखेंगे, इसका हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे, Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का मॉड लगाएंगे। मॉड से मैग्नीट्यूड बनता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। अब ये क्या होगी, इतनी चीज़ें तो आपको मैग्नीट्यूड के बारे में पता चली। अब इसका क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे। तो इस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर, है ना। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। हमने बताया, टॉमसन से कूलाम ने पूछा था कि अगर आपको फिजिक्स आती है तो मैथमेटिकली अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना हो उसके डायरेक्शन के साथ में तो क्या किया जाएगा। तो कूलाम ने क्या किया, तो टॉमसन ने बताया था या कूलाम ने बताया था, ये सारी चीज़ें अलग बात होगी, ये तो एक स्टोरी है। अगर हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना हो तो हम क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे। समझ में आया, उसके डिस्प्लेसमेंट के यूनिट वेक्टर से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख दिया और मैग्नीट्यूड के साथ में हमने क्या कर दिया, उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कर दिया, यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को अगर हम चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको बदल सकते हैं और बदला भी जाता है। तो ये जो हो गया F, इसको बदला इसलिए जाता है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल जो सॉल्विंग में हमें आसानी मिल जाती है। तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का स्क्वायर
अपान, अब इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, इस वेक्टर, ये जो वेक्टर होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको ऊपर लिख देते हैं और इसके मैग्नीट्यूड को हम नीचे लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दो चार्ज, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका मॉड लगा देंगे, तो R2 माइनस R1 क्या हो गया, इसका हमने मॉड लगा दिया और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, है ना। तो हमारे पास जो F12 जो हमारे पास आया वो आया K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1। अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसको और इसको मर्ज कर दिया एक में। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों पावर को हम एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड जो है वो क्यूब हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ऐसे ही ऐसे हम क्या करेंगे, इसको उतार देंगे, समझ में आया। तो हमने देखा कि जो इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स, इसका जो डायरेक्शन के साथ इसका मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 चार्ज नंबर 2, दूसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है पहले पे, उसका मान ये है कि K Q1 इंटू Q2 अपान R2 माइनस R1, यानी इसका इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कर दिया। यही क्या हुआ, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन यही बताएगा, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। अब क्या होगा कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, यानी फोर्स दूसरे पर चार्ज, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि देखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इस वाले को देखेंगे, ये वाला फोर्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम देख लेते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है R1 माइनस R2 है, क्या है, R1 माइनस R2 है। अब देखिए यहाँ पे फोर्स F21 इज इक्वल टू, देखिए K Q1 Q2 अपान R1, ये वाला जो R1 माइनस R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R1 माइनस R2, है ना। इतनी बातें हो गई। अब इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इस वाले मैग्नीट्यूड को, इस वाले यूनिट वेक्टर को। तो F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 मॉड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 अपान R1 माइनस R2, इसका क्या हो जाएगा, ये मॉड लग जाएगा, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर का यही फॉर्म ही, यूनिट वेक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसको हम A मॉड लिख सकते हैं, यानी वेक्टर और वेक्टर की क्वांटिटी, वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगी। इसकी वैल्यू 1 होती है ना, 11th में पढ़ाई जाती है ये चीज़, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन कर नहीं रहे हैं। तो फोर्स जो फाइनली हमें मिलेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का मॉड स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पे ये जो स्क्वायर है एक यहाँ से मिलेगा तो 3 हो जाएगा, यानी दोनों को हमने क्या कर लिया, मर्ज कर दिया। अब हमारे पास जो फाइनली बचा वो बचा R1 माइनस R2, है ना, यानी जो वेक्टर। अब ये क्या हो गया, ये फोर्स और डायरेक्ट फोर्स का ये जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो गया, साथ में हमें मिल गया, है ना, समझ में। तो ये जो हुआ हमारे पास फाइनली क्या हुआ, यही फोर्स पहले वाले पे जो फोर्स लगेगा उसका पूरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है, और दूसरे वाले पे जो फोर्स लगेगा उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हुआ। टॉमसन क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में टॉमसन के दिमाग में एक बात उठी। उसने कहा कि देखिए जो ये फोर्स लग रहा है इस पर और इस पर, F12 है और ये F21 है ना, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह सारी चीज़ें अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो टॉमसन ने कहा कि देखिए जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स ये भी लगा रहा है ना, यानी F12 बराबर है F21 के। तो न्यूटन ने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं, ये जो फोर्स है, ये चार्ज जितना फोर्स इस पर लगा रहा है वो चार्ज जितना फोर्स इस पर भी लगा रहा है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इसकी तरफ, ये इधर भाग रहा है, इस पर ये फोर्स लगा रहा है तो इधर भाग रहा है।
तो जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्शन उल्टा है, उल्टा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी एक फोर्स में हम माइनस लगा देंगे, और ये माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, और ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से डायरेक्शन दिखाता है, और डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाता है कि ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन ये एक दूसरे के उल्टा लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं। अब टॉमसन ने कहा कि देखिए गुलाम, आप इस तरीके से तो लिख सकते हैं, मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको, क्या ये सही है? यानी F12 इज इक्वल टू F21, और आपने लगाया है जो नेगेटिव, यानी आपने जो अपोजिट डायरेक्शन दिखाया है वो फोर्स 21 पे दिखाया है, हमने फोर्स 12 पे दिखा दिया। तो क्या ये बात सही है? तो गुलाम ने बेझिझक कहा कि आप सही हैं, मैं भी सही हूँ, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। सिर्फ इसमें हम डायरेक्शन को ही उल्टा दिखा रहे हैं, यानी डायरेक्शन अपोजिट दिखा रहे हैं। तो तब तक टॉमसन ने कहा कि ये सारी चीज़ें तो हमने कहीं देखी है। तो गुलाम ने कहा हाँ, ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन्स, भाई स्पेलिंग पे मत जाइएगा थोड़ा सा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी जो फोर्स लगता है, किसी दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। समझ में आया? ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने ये देखा कि कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म जो होता है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है। पहले चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो F12 ड्यू टू दूसरे चार्ज की वजह से इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब और इंटू R2 माइनस R1, यानी ये जो वेक्टर है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। और F21 कुछ इस तरीके से है। तो हमारे पास जो वीडियो के कंक्लूजन में जो ये निकला आज के इस वीडियो में, वो यही है कि फोर्स का डायरेक्शन, पहले फोर्स का डायरेक्शन ये है, दूसरे फोर्स का डायरेक्शन ये है, और ये क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी कूलाम का लॉ जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में न्यूटन के तीसरे लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी इन दो चार्जों का फोर्स जो होता है इक्वल होता है और अपोजिट होता है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के जरिए इस वाले चीज़ को हम समझेंगे। क्वेश्चन के जरिए हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसको न्यूमेरिकली क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो अब तक हमने देखा कि कूलाम लॉ का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को कैसे फॉलो करता है। अब आइए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट चार्ज Q1 है। Q1 कितना है, 2 माइक्रो कूलाम है। Q2 3 माइक्रो कूलाम है ना। ये सॉल्यूशन है इसका। प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर R1 क्या है, एक ये जो है R1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर है वो 2, 3, 2 है। एंड R2 जो है, ये जो चार्ज है इसका पोजीशन जो है यानी R2 है वो है 4, 2, 4 मीटर। सॉरी, इन दोनों के बीच ये जो है डिस्टेंस मीटर में है रिस्पेक्टिवली। यानी इन दो चार्जों, इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 इज इक्वल टू 2, 3 और 2 मीटर है, और Q2 जो है 3 माइक्रोकूलाम है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है R2 वो है 4, 2 और 4 मीटर, है ना। इफ़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी अपसाइलन, इन दोनों के बीच का मीडियम जो है वो क्या है, अपसाइलन है। अपसाइलन मतलब फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो उसकी वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या करना है कि निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस पर निकालना है, मान के चलिए मान लीजिए हमारे पास ये चार्ज है Q1, ये क्या है, ये पहला चार्ज, ये Q1 है, और ये क्या है, Q2 है। अब हमें फोर्स किस पर निकालना है, फोर्स ऑन Q1 पे फोर्स निकालना है। किसकी वजह से, Q2। तो ये फोर्स इस पर लगाएगा, क्योंकि दोनों चार्जों का नेचर सेम है, तो ये रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, लाइन ज्वाइनिंग के अक्रॉस कुछ इस तरीके से होगा। यानी F21 जो है वो F12 हमें निकालना है। F12 हमें निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, अब यहाँ पे जो R1 का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, 2, 3, 2, और R2 का जो पोजीशन वेक्टर, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर R2 है वो कितना है, 4, 2, 4।
अब हम क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे, सॉरी, इसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। तो F12 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है, हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, जो सॉरी हम आपको पुराने के उसमें से दिखा देते हैं। जहाँ पे देख लीजिए, इस फार्मूले में देख लीजिए, फोर्स F12 निकालना है तो पोजीशन वेक्टर R2 माइनस R1 होना चाहिए। हमने क्या किया, आपको कंफर्म करने के लिए इस चीज़ को दिखाया। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे R2 माइनस R1। अब R2 माइनस R1 निकाला कैसे जाता है, देखिए हम क्या करेंगे, 2i कैप लिख लेंगे, 3j कैप लिख लेंगे और 2k कैप लिख लेंगे, है ना। इतना हो गया। इसमें से क्या करेंगे, R1 को घटा देंगे, सॉरी, ये कितना है, R2 कितना है, 4 है, और ये कितना है, ये 2 है, ये कितना है, 4 है ना। ये 4 2 4 है, माइनस में से हम क्या करेंगे, 2i कैप कॉमा 3j कैप कॉमा 2k कैप, हम क्या करेंगे, अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए 4i में से 2i गया तो कितना बचा, 2i कैप। फिर उसके बाद में कॉमा 2j कैप में से 3j कैप गया तो माइनस j कैप, माइनस एक j कैप या 1j कैप, उसको हम माइनस j कैप लिख लेंगे। फिर कॉमा 4k कैप में से अगर 2k कैप गया तो कितना बचेगा, 2k कैप, है ना। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब इसका हम मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, R2 माइनस R1 पे मॉड लगाएंगे, और इसका कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, ये -1 है, -1 का स्क्वायर कर लेंगे, और 2, यही प्रोसेस होती है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का। इसका जो आगे का जो ये है, क्या कह रहे हैं, कोफिशिएंट, इसको क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करके सबका अंडर रूट कर देंगे, है ना। तो 2 स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का 4 हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, √9। √9 का मतलब क्या हो गया, 3, यानी R2 माइनस R1 जो है वो कितना है, 3 मीटर, है ना। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, F जो है, देखिए यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कर दे रहे हैं। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है F12 वाला, तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 है ना, इसका क्यूब और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1, है ना। अब देखिए इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, F12 के लिए K की वैल्यू कितनी दी गई है, अगर यहाँ पे अगर आप ये फ्री इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो हम K की वैल्यू कितना मानेंगे, फ्री स्पेस में K की वैल्यू कितनी होती है, इसका कोई मतलब निकलेगा ना। K की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे K की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 9 × 10⁹, क्योंकि हम यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे नहीं, तो 9 × 10⁹ हो गया। और Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 माइक्रोकूलाम। 2 माइक्रोकूलाम को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10⁻6 कूलाम। 3 माइक्रोकूलाम को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 × 10⁻6 कूलाम। अब इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 × 10⁻6 कूलाम। तो 2 × 10⁻6 कूलाम इंटू Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻6 कूलाम, 3 × 10⁻6 कूलाम। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन का निशान लगाएंगे, यानी बट्टे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, R2 माइनस R1 का होल क्यूब। R2 माइनस R1 का होल क्यूब कितना है, R2 माइनस R1 3 है, 3 का होल क्यूब, इस तरीके से कुछ कर देंगे। और ये जो R2 माइनस R1 आया है, R2 माइनस R1 है आया है, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो 2i माइनस j कैप माइनस 2k कैप, कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। ये इसकी वैल्यू है, याद रखिएगा। तो F12 जो है वो देखिए 3 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह नहीं है तो हम 27 लिख सकते हैं। इस 27 को हम 3 × 9
9 3 ज़ा 27 होती है और 27 से 27 को हम काट सकते हैं। तो हमारे पास ये कितना हो गया 2 इंटू, देखिए पावर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो -6 हो गया -12 और -12 में से अगर 9 गया तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 2i कैप -j कैप और सॉरी यहाँ पे कॉमा 3k कैप है ना। ये हमारा क्या आ गया आंसर, यानी जो चार्ज Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, Q1 पे ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका जो डायरेक्शन है वो कितना है 2i कैप -j कैप और इंटू सॉरी कॉमा 2k कैप। यही हमारा क्या आ गया आंसर है ना।